चलो आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, देखो बॉडी फ्लूइड में सबसे मेन फ्लूइड तुम्हारा ब्लड है, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। ब्लड और हार्ट के बारे में, यानी ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो ब्लड तुम्हारा क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में जो है फाइबर्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एब्सेंट होते हैं। एब्सेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। जो और देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो मैट्रिक्स इसका बनाता है, मैट्रिक्स जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा। इसको जो है कनेक्टिव, इसकी सेल नहीं सिक्रेट करते हैं, ये अलग से आता है। ठीक, जो कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारा मेनली है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें फाइबर होते हैं उसके, और उसका जो मैट्रिक्स बनाता है वो कौन बनाता है? उसी की सेल्स बनाती हैं। लेकिन इसका जो मैट्रिक्स है प्लाज्मा, वो ब्लड की सेल्स में नहीं बनाया, प्लाज्मा अलग चीज है। ठीक, इसका वॉल्यूम कितना होता है तुम्हारा? 5 से 5.5 लीटर। कितना? 5 से 5.5 लीटर होता है। ठीक, बॉडी वेट का लगभग 8% होता है। कितना? 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक, अब देखो ब्लड को हम लोग, ब्लड में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक, देखो ब्लड के बारे में एक बात याद रखना कि ये आइसोटोनिक है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के। किसका आइसोटोनिक है? 0.9% NaCl के आइसोटोनिक है। इस कंसंट्रेशन पे हम लोग जब डायलिसिस वगैरह करते हैं तो यही कंसंट्रेशन लेते हैं। आइसोटोनिक होने से क्या होता है, उसमें जो है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जैसी जो चीजें हैं वो रुक जाती हैं। तो ब्लड में क्या क्या होता है तुम्हारा? कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो उसका मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। यानी दो चीज होती है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होगा और एक प्लाज्मा होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है? लगभग 45%। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट में तुम्हारी सेल्स आएंगी कौन कौन सी? एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, और क्या आएगा तुम्हारा? प्लेटलेट्स। ठीक, और प्लाज्मा में क्या क्या होगा तुम्हारा? प्लाज्मा क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का। इसमें से लगभग 92% वाटर होता है। कितना होता है वाटर? स्ट्रॉ कलर, मतलब थोड़ा सा येलो इस टाइप का मान लो। और मेनली क्या होता है इसमें? 92% वाटर होता है। ठीक, 6 से 8% क्या होता है तुम्हारा? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है। और कुछ आयंस भी इसमें होते हैं डिजॉल्व। आयंस, गैसेस जैसे CO2, ऑक्सीजन, ये सब ये तो प्लाज्मा में ही डिजॉल्व रहता है ना। न्यूट्रिएंट हो गया और हेपेरिन हो गया, ये सब जो है डिजॉल्व रहते हैं प्लाज्मा में। अब प्रोटीन कितने टाइप की होती है ये एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? 4 टाइप की होती है। एक तुम्हारा एल्बुमिन होता है, एक क्या होता है तुम्हारा? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक, एल्बुमिन कितना परसेंट होता है? 3 से 5%। कितना होता है? 3 से 5। ये इसका काम क्या है एल्बुमिन का? ये बहुत बार नीट में सवाल पूछा गया है। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, मेंटेन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ठीक, कौन करता है? एल्बुमिन। ये बहुत बार नीट में सवाल आ चुका है। ग्लोबुलिन क्या है तुम्हारे? 2 से 3% होता है, जिसमें तुम्हारा ये अल्फा बीटा दो टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। गामा ये तुम्हारा एंटीबॉडीज होती हैं जो इम्यूनिटी वगैरह में बनती हैं। ठीक, और ये अल्फा बीटा ये सब जो है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कुछ प्रोटीन होती है जो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में यूज होती हैं। उसके अलावा तुम्हारा ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये सब बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। और ये इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम है इनका? ब्लड क्लॉटिंग। आगे देखो, जो लीवर है तुम्हारा, सारी जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है सब कौन बनाता है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर। एक्सेप्ट कौन? गामा ग्लोबुलिन। एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन कौन बनाएगा? तुम्हारी जो तुम्हारी बी सेल है वो बनाती है ये सारी। कौन बनाता है? बी सेल्स। ठीक, बी लिम्फोसाइट। अब हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, एरिथ्रोसाइट के बारे में। एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स। ये कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाय कॉन्केव होते हैं। कहाँ बनते हैं ये? बोन मेरो में। कहाँ बनते हैं? बोन मेरो में। लेकिन फीटस में कहाँ बनता है तुम्हारा? लीवर में।
यानी जब फीटस रहता है, यानी एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो की फॉर्म में रहता है तो वो कहाँ बनता है उसमें आरबीसी? लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लीवर में। इसका अमाउंट कितना रहता है? 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। इसका काम क्या है? मेनली इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ऑक्सीजन और CO2। अब देखो, अगर आरबीसी का अमाउंट बढ़ रहा है यानी 5.5 से ज्यादा हो रहा है, मतलब आरबीसी का अमाउंट बढ़ेगा तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ये जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं ना, उनका आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ रहता है। आरबीसी काउंट का बढ़ा हुआ रहता है, ठीक। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी काउंट तुम्हारा कम हो जाए तब क्या बोलोगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। पीनिया माने, पीनिया वर्ड जहां भी लगा होगा तो वो कमी को बताएगा, ठीक। एरिथ्रोसाइटोपिनिया यानी आरबीसी काउंट तुम्हारा कम हो गया, ठीक। अगर आरबीसी का शेप बदल रहा है तो तब क्या बोलते हैं हम लोग? कोइक्लोसाइटोसिस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक। इनका लाइफ स्पेन कितना होता है? लगभग 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का, ठीक। 120। और स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। जितनी भी डेड आरबीसी होती है वो कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है, ठीक। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक। अब आरबीसी में तुम्हारा हीमोग्लोबिन होता है, सब लोग जानते हो ना। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक तुम्हारा हीम पार्ट होगा, एक क्या होगा तुम्हारा? ग्लोबुलिन पार्ट। एक क्या होगा? ग्लोबुलिन पार्ट। अब हीम पार्ट में तुम्हारा आयरन होगा और पोरफायरिन रिंग होगी, ठीक। और ग्लोबुलिन में तुम्हारे 2 अल्फा चेन होंगे और 2 बीटा चेन होंगे। लेकिन जो फीटस वाला हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? 2 अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है, ठीक। 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है, ठीक है। देखो, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन तुम्हारा लगभग 28% हीमोग्लोबिन होता है। 28 से 34% हीमोग्लोबिन होता है। यानी जो है, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के अमाउंट की तो 100 ml ब्लड में कितना होता है? ये 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, ठीक। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तब क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा टर्म देते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया यानी डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तब क्या बोलते हैं हम लोग? एनीमिया। एनीमिया से क्या होता है? वीकनेस आती है। और ये एक आरबीसी एक रोलेक्स फिनोमेना शो करते हैं। क्या? रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं ये। मान लो कहीं पे जो है तुम्हारा सेल वगैरह जो है, कैपिलरीज वगैरह जहाँ से टूट जाती हैं तो क्या करती हैं? कोइन की तरह आरबीसी इकट्ठा हो जाती है एक के ऊपर एक, सिक्के की ढेर की तरह। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोलेक्स फॉर्मेशन। ये टर्म भी एनसीईआरटी में नहीं है, छोड़ो इसको। ये बात याद रखना कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है तुम्हारा? 600:1। कितना होता है? 600:1। यानी एक डब्ल्यूबीसी, अगर 600 आरबीसी है तो एक डब्ल्यूबीसी होगा। यानी डब्ल्यूबीसी का 600 गुना आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी तुम्हारा 1000 में होता है ना, और आरबीसी मिलियंस में है। समझ गए? अब आते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ये कैसी होती है? कलरलेस होती है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक। और इनका शेप जो है फिक्स नहीं रहता है। शेप क्या रहता है इनका? फिक्स नहीं रहता, इरेगुलर शेप बोल सकते हो, ठीक। ये किसमें इन्वॉल्व होती है? इनका काम क्या है? डिफेंस का। क्या काम है इनका? डिफेंस का। और इनमें कौन सा मूवमेंट होता है? अमीबॉइड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है? जैसे अमीबा देखे होगे ना, अमीबा में जो मूवमेंट होता है, डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट भी उसी तरह का होता है, ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट। इसका अमाउंट कितना होता है तुम्हारा? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक। अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ रहा है तब क्या बोलोगे तुम लोग? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो रहा है तो ल्यूकीमिया। क्या बोलोगे? ल्यूकोपीनिया। क्या बोलोगे? पीनिया वर्ड जहां पे आएगा तो क्या होगी? वहां पे कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी, ठीक। तो अगर इसका काउंट बढ़ रहा है तो ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकीमिया भी बोल देते हैं उसको, अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो। और डब्ल्यूबीसी का कम हो रहा है तो ल्यूकोपीनिया। ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डायापिडेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये? डायापिडेसिस करते हैं। कोई भी कीमोटेक्सिस के जरिए ये लोग क्या करते हैं? उसको कीमो सिग्नल आता है, उसको सेंस करते हैं, फिर उसको इंगल्फ करने जाते हैं। तो ये
अमीबॉइड मूवमेंट करके इससे ब्लड से बाहर भी आ जाते हैं, इससे ब्लड के ब्लड इससे बाहर आके इसको एंगल, जैसे मैक्रोफेजेस तुम्हारे होते हैं, ये सब क्या करते हैं, डायबिटेसिस करते हैं। डायबिटेसिस क्या है तुम्हारा, अमीबॉइड मूवमेंट करके जो डब्ल्यूबीसी बाहर आके किसी फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तुम्हारा ग्रेनुलोसाइट होता है और एक ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक, जिसमें ग्रेनुल प्रेजेंट होता है उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं उसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ये जो है ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस के ऊपर बात है। ठीक, और वो ग्रेन्यूल्स कौन बनाता है तुम्हारा, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम बनाते हैं। ग्रेनुलोसाइट को एक और नाम दिया गया है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। क्या नाम दिया गया है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तीन टाइप के। एक तुम्हारा क्या है, न्यूट्रोफिल्स, एक क्या है तुम्हारे इओसिनोफिल या एसिडोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल या एसिडोफिल, और एक क्या होता है तुम्हारा बेसोफिल। ठीक, तीन टाइप के होते हैं। तो ज्यादातर परसेंटेज तुम्हारा न्यूट्रोफिल का है, लगभग 60 से 65% तुम्हारे क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं। और इनका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस। क्या है इनका काम, फेगोसाइटोसिस, मोस्ट रैपिड फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल सबसे पहले किसी भी उसको माइक्रो जो भी तुम्हारा फॉरेन पार्टिकल होगा उसको इंगल्फ करते हैं। ठीक, फेगोसाइटोसिस सब लोग जानते हैं ना क्या होता है, किसी चीज को एंगल्फ करके मार देना। ठीक, आगे देखो, जो डेड न्यूट्रोफिल हो जाते हैं, जो ये सेल न्यूट्रोफिल सेल जो डेड हो जाती है वो क्या बना लेती है, पस सेल बना लेती है। क्या बना लेती है, पस। पस जो बनता है वो इन्हीं न्यूट्रोफिल जो होती है वो डेड हो जाती है उसमें। अब ये स्टेनिंग के बेस पे इनका नाम दिया गया है, ग्रेनुलोसाइट की स्टेनिंग के हिसाब से ये तीन टाइप के होते हैं। किसके हिसाब से, स्टेनिंग के हिसाब से। अब देखो अगला टाइप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इओसिनोफिल। क्या पढ़ रहे हैं, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल कितने होते हैं, 2 से 3%। कितने होते हैं ये, 2 से 3%। कहीं भी अगर एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन या वर्म का इन्फेक्शन, उसमें इनका काउंट बढ़ जाता है। ठीक, वर्म इन्फेक्शन या एलर्जिक इन्फेक्शन में क्या होता है, इनका काउंट बढ़ जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका न्यूक्लियस जो है तुम्हारा मल्टी लोब्ड होता है। कैसा होता है, इसको पहचानने के लिए हम लोग न्यूक्लियस के हिसाब से पहचान पाएंगे। न्यूट्रोफिल का क्या है तुम्हारा, मल्टी लोब न्यूक्लियस है। क्या है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, 2 से 5 लोब होते हैं न्यूक्लियस में। और तुम्हारा इओसिनोफिल में क्या है, बाई लोब्ड है। क्या है, बाई लोब्ड है। ठीक, और बेसोफिल क्या होता है, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, एस शेप का होता है। कैसा होता है, एस शेप का। बेसोफिल का तुम्हारा अमाउंट कितना है, लेस देन 1%। कितना, लेस देन 1%। कहीं भी इन्फ्लामेशन जब होगा तब इनका जो काउंट होगा वो बढ़ जाएगा बेसोफिल्स का, इन्फ्लामेशन कहीं होगा। और ये क्या रिलीज करते हैं बेसोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ये सारे मॉलिक्यूल उसमें ब्लड में ये लोग रिलीज करते हैं। कौन, बेसोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है, इन तीनों के बारे में ये इतने पॉइंट तो याद ही रखना कम से कम। और सेल को हम लोग स्ट्रक्चर से पहचानेंगे, उसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से। अगर कई सारे लोग हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी लोब, और वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा। अगर दो लोग हैं तो बाइलोब्ड, और वो क्या होगा, इओसिनोफिल। अगर न्यूक्लियस तुम्हारा एस शेप का है या डंबल शेप का है तो क्या होगा, वो बेसोफिल होगा। ठीक, इसको डंबल शेप भी बोलते हैं और एस शेप भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, ए ग्रेनुलोसाइट पे। किस पे, ए ग्रेनुलोसाइट। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक तुम्हारा क्या होगा, लिम्फोसाइट, और एक क्या होगा, मोनोसाइट। एक तुम्हारा क्या होगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक, लिम्फोसाइट का परसेंट क्या है तुम्हारा, 20 से 25%। ठीक, कितने होते हैं ये, 20 से 25%। ठीक, और ये फेगोसिटिक नहीं होते हैं, नॉट ए फेगोसिटिक। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, बी और टी। जब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे उसके बाद वहाँ पे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी बताई गई। ठीक, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है तुम्हारा, बीच में होगा और ओवल होगा। ठीक, सेंट्रल होगा और ओवल होगा। ठीक, मोनोसाइट में क्या होता है तुम्हारा, मोनोसाइट क्या होते हैं, इनका परसेंटेज कितना है, 6 से 8% होते हैं। 6 से 8। ज्यादा फेगोसिटिक यही होते हैं, मोस्ट फेगोसिटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट फेगोसिटिक। न्यूट्रोफिल के बाद, न्यूट्रोफिल से भी ज्यादा ये फेगोसिटिक होते हैं, मोस्ट फेगोसिटिक सेल होते हैं। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप का। कैसा होता है, किडनी शेप का। ये जब कई सारे एग्रीगेट हो जाते हैं
यानी असेंबल होके कई सारे मोनोसाइट क्या बना लेते हैं, मैक्रोफेज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज का हम लोग काम जानते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ करता है ना, कोई भी तुम्हारा जो वेस्ट चीजें होती हैं उसको ये इंगल्फ करके मार देता है मैक्रोफेज। कितना क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग परसेंट की बात करें, परसेंट से बात करें तो सबसे ज्यादा तुम्हारा न्यूट्रोफिल था, उसके बाद लिम्फोसाइट था, फिर मोनोसाइट था, फिर यूसिनोफिल था, उसके बाद बेसोफिल था। एनएलएम ए बी करके इसको याद कर लेना, ठीक। अगर हम लोग उसके न्यूक्लियस की शेप की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, मेन मेन लाल बहादुर, नीचे केबीएम और ओएस। तो एम से तुम्हारा मल्टी न्यूक्लिएट है, ओ क्या हो जाएगा ये, मोनोसाइड। एम से क्या होगा तुम्हारा, मोनोसाइड, यानी उसका न्यूक्लियस कैसा है, किडनी शेप्ड है। ए से तुम्हारा एसिडोफिल या इओसिनोफिल, उसका न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब्ड। एन से तुम्हारा न्यूट्रोफिल, उसका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब। और एल से तुम्हारा लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड, और इसका न्यूक्लियस कैसा है, ओवल, ठीक है। और बी से तुम्हारा बेसोफिल, और उसका न्यूक्लियस कैसा है, एस शेप्ड। कैसा है, एस शेप्ड, ठीक। हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं होते, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे। क्या होंगे ये, नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे। ये कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में ये भी बनते हैं। कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में। किससे बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट से। किससे बनते हैं ये, मेगा कैरियोसाइट्स के ये फ्रेगमेंट होते हैं। इनकी लाइफ स्पेन क्या है, 8 से 10 दिन की। कितनी, लगभग 1 हफ्ता से थोड़ा ज्यादा, ठीक। इनका नंबर कितना होता है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख, ठीक है। काम क्या है इनका, मेनली क्लॉटिंग का। क्या काम है, क्लॉटिंग का। लगभग 10% प्लेटलेट रोज ब्रेक होते हैं। जो तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट है, ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है तुम्हारा, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक। ये क्या करता है तुम्हारा, क्लॉटिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है, क्लॉटिंग में, ठीक। थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशिएट करता है क्लॉटिंग को। अगर देखो इसका अमाउंट अगर कम हो गया, किसका, प्लेटलेट्स का, तब क्या टर्म दोगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या टर्म दोगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगी तो क्लॉटिंग तुम्हारी देर से होगी ना, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी ना, क्लॉटिंग का टाइम जो है बढ़ जाएगा। क्लॉटिंग जो है देर से होगी। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की। ये हम लोग जेनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत देखे थे इसके बारे में। तो एबीओ ब्लड ग्रुप हम लोग को पढ़ना है, ठीक। एबीओ आर एच, एबीओ के बारे में पढ़ना है और आर एच एंटीजन के बारे में पढ़ना है। तो जब भी ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे तो दो चीज होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीजन डिसाइड करेगा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अगर हम डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, और कितना परसेंटेज है इंडिया में, कितना है वर्ल्ड में, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा है तुम्हारा, बी पॉजिटिव, ये बी वाला। कौन सा ब्लड ग्रुप, बी वाला। कौन सा, इंडिया में सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज बी वाले की। ओ वाला तुम्हारा कितना है, 34.5%। अगर तुम्हारा आरबीसी पे ए एंटीजन है तब क्या बोल दोगे, ए ब्लड ग्रुप। बी एंटीजन है तो बी, ये एंटीजन कहाँ होगा, सेल मेम्ब्रेन पे होगा ना। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। और एंटीबॉडीज क्या होंगी इसमें, जिसके बाद ए एंटीजन है उसके बाद एंटीबॉडी कौन सी होंगी उसके प्लाज्मा में, एंटीबी होंगी। क्या होंगी, एंटीबी। और इसके पास क्या होगा, एंटी ए, यानी जो एंटीजन है उसके अपोजिट वाला। और इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी, किसके पास, ए बी के पास। और जो तुम्हारा ओ वाला है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी होंगी, एंटी और एंटी बी दोनों होंगी, लेकिन एंटीजन क्या होगा, कोई सा भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो एंटीजन किसके पास नहीं है, ओ वाले के पास, और एंटीबॉडी किसके पास नहीं है, ए बी वाले के पास। ये बात याद रखना, ठीक। आगे देखो, तो जो तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिसाइड होता है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मेम्ब्रेन पर कौन सा एंटीजन है उसी हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। एंटीजन क्या होते हैं तुम्हारे, सुगर अटैच टू प्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। एक सुगर होती है जो आरबी उसकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है, वो अगर शुगर प्रेजेंट है, ए वाली है तो ए ब्लड ग्रुप, बी वाली है तो बी, दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप। इसको एक और नाम देते हैं एंटीजन को, ए ग्लूटिनोजन। क्या बोलते हैं, ए ग्लूटिनोजन।
अब देखो एंटीबॉडीज क्या होती है तुम्हारी, ये प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है तुम्हारी, प्रोटीन्स होती है जो प्लाज्मा में होती है। कहाँ पे होती है, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ कहाँ था तुम्हारा, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे था, और वो क्या था, एक शुगर थी। और ये क्या तुम्हारा एंटीबॉडी है। एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, बॉडी मतलब एंटीजन के अगेंस्ट जो काम करता हो। इसको एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन। ये एग्लूटिनोजन और ये क्या है, एग्लूटिनिन। और जो तुम्हारा ब्लड डिसाइड होता है उसको हम लोग डिसाइड करने के लिए कुछ एंटीसीरा का यूज करते हैं। तो उससे हम लोग बता देते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। जब स्लाइड ब्लड ग्रुप चेक कराने जाओ तो एक स्लाइड पर पिंच करके वो ब्लड निकालते हैं, फिर उसमें एंटीसीरा डालते हैं, जो क्लाड हो गया वो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो एंटीसीरा आते हैं ये एंटीबॉडी विद एंटीबॉडी, एंटीसीरा और ए और एंटीसीरा बी। ठीक, अगर मान लो एंटीसीरा ए डालने पे क्लॉट हो जा रहा है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तुम्हारा, ए होगा। ठीक, अगर एंटीसीरा बी डालने पे क्लॉट हो रहा है तो बी होगा। ठीक, अगर दोनों में क्लॉट हो गया, दोनों में क्लॉट बन गया तो ए बी होगा। अगर किसी में भी क्लॉट नहीं बना तो ओ हो जाएगा। ठीक, ऐसे स्लाइड लेते हैं, उस पर 3 जगह ब्लड निकाल के डाल देते हैं। ठीक, फिर उस पर एंटीसीरा डालते हैं, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा ए बी। फिर देखते हैं क्लॉट किसमें बना, जिसमें क्लॉट बन जाता है वो वाला ब्लड ग्रुप उसका हो जाता है। ये ब्लड ग्रुप पता करने का तरीका है। ठीक, अगर तीनों में क्लॉट नहीं हुआ तो कौन सा ग्रुप आएगा, ओ वाला। ठीक, आगे दो, हेलो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जहां भी बात आएगी वहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि 2 चीज होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो डोनर का हमेशा एंटीजन देखेंगे और एक्सेप्टर का क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। अगर ये दोनों कंपेटिबल हैं तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो पाएगा। ठीक, अगर ये कंपेटिबल है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। डोनर का एंटीजन और एक्सेप्टर की एंटीबॉडीज, ये अगर कंपेटिबल है आपस में तो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो एक बार में लगभग 300 से 350 ml ब्लड डोनेट करते हैं, एक यूनिट जो है डोनेट करते हैं, लगभग उसमें 350 ml का होता है। तो अगर हम डोनर की बात करें, जैसे मान लो कोई ए डोनर है, ठीक, ए ब्लड ग्रुप वाला है, सपोज करो कोई ए ब्लड ग्रुप वाला, तो किसको किसको ब्लड दे सकता है ये बात हम देख रहे हैं। ठीक, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा, ए वाला एंटीजन होगा ना। कौन सा एंटीजन होगा, ए वाला। ठीक, तो ये ओ को दे पाएगा क्या, अगर ओ एंटीजन इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा, फिर वो क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, यानी वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है। लेकिन ए ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है ना, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी तो है, एंटी बी इसकी उसमें होंगे प्लाज्मा में, लेकिन इसका हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडीज देखेंगे ना। तो ये कंपेटिबल है, क्या है, कंपेटिबल है, तो इसको ये दे सकता है ए वाले को। बी वाले को दे पाएगा क्या, देखो एंटीजन ए के अगेंस्ट के पास एंटीबॉडी है, यानी इसको भी नहीं दे पाएगा। एंटी ए इसके पास है ना, तो जितना भी ब्लड आएगा तो ये क्या करेगा, उसके साथ कोगुलेट कर जाएगा, तो ये ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा। और ए वाला किसको दे सकता है, ए बी को, क्योंकि ए बी के पास क्या होता है, कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं तो एंटीजन एंटीबॉडी वाली रिएक्शन ही नहीं होगी, कोगुलेशन होगा ही नहीं। ठीक, तो ये इसको भी दे सकता है। ऐसे ही अगर बी वाला किसको दे लेगा, बी वाला बी को दे लेगा और ए बी को दे लेगा। ए वाला किसको दे लेगा, ए वाला सबको दे लेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर तुम्हारा कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन बनेगा, जिसके पास एंटीजन ना हो वही तो डोनेट कर पाएगा। तो एंटीजन किसके पास नहीं होता, ओ के पास नहीं होता। ठीक, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन बनेगा, जिसके पास एंटीबॉडी ना हो। एंटीबॉडी किसके पास नहीं है, ए बी के पास। किसके पास नहीं है, ए बी के पास। ठीक, तो ये क्या होंगे, बेस्ट एक्सेप्टर होंगे। आगे देखो, ये इनहेरिटेंस वाला हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, इसको देख चुके हैं हम लोग, इधर ध्यान दो। तो इनहेरिटेंस ऑफ एबी ब्लड ग्रुप, ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल था ना, हम लोग पढ़े थे पिछले बार में। एक जीन होता है तुम्हारा आई जीन, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोहीमोग्लूटिनिन जीन। ये नाम भले मत याद रखना, लेकिन आई जीन याद रखना, इतना याद रखना। क्या होता है, आई जीन, और उसके 3 एलील होते हैं, एक ए एलील होता है, एक बी, आई ए, आई बी और आई ओ, 3 एलील होते हैं ना। तो जो आई ए है उसके पास ए एंटीजन होगा, आई बी के साथ पास क्या होगा, बी एंटीजन, और आई ओ के पास क्या होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो ये जो 2 एलील हैं, ए और बी, ये कैसे हैं, डोमिनेंट एलील हैं, और ओ वाला कैसा है तुम्हारा, रेसेसिव है। तो ये वही सब दिखाया गया कि कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप
तो जो है उसके हिसाब से उनके जो ऑफस्प्रिंग आएगी, चिल्ड्रन जो आएंगे, उनमें कौन सा ग्रुप पॉसिबल है, वो सारे कॉम्बिनेशन हम लोग इससे बना सकते हैं। वही मेंडल वाला क्रॉस करा के, ठीक, मेंडल वाला क्रॉस करा के हम लोग इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक। जहां पे तुम्हारा आई ए और आई बी एक साथ आ जाते हैं, वो किसका एग्जांपल हो जाता है? कोडोमिनेंस का। क्या हो जाता है? किसका एग्जांपल हो जाता है वो? कोडोमिनेंस का, ठीक। ये मेंडल क्रॉस वाले से तुम लोग कर लोगे, ठीक, उस पर ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं। आगे देखो, अभी हम लोग एपीओ पढ़े ना, एक तो तुम्हारा था आर एच एंटीजन। क्या होता है? आर एच एंटीजन। तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके हिसाब से भी ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, एब्सेंट है तो निगेटिव बोल देते हैं। तो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ आर एच एंटीजन, कौन सा एंटीजन? आर एच। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? रीसस मंकी में, इसीलिए इसको आर एच बोल देते हैं। इसमें देखा गया था रीसस मंकी में। लगभग जो 80% पॉपुलेशन वर्ल्ड की और 97% पॉपुलेशन इंडिया, ये सब क्या है? आर एच पॉजिटिव है। क्या है? आर एच पॉजिटिव है, अगर परसेंटेज देखा जाए तो। आर एच कंपेटिबिलिटी भी देखना जरूरी है। तो आर एच एंटीजन, अगर मान लो कोई आर एच पॉजिटिव है तो उसके पास कौन सा एंटीजन होगा? आर एच एंटीजन होगा ना। एंटीबॉडी उसके पास कोई नहीं होंगी। और जो आर एच निगेटिव है उसके बाद कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा, आर एच एंटीजन नहीं होगा ना उसके पास, क्योंकि वो क्या है? आर एच निगेटिव है। लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडी बना सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो बना सकते हैं। मान लो कोई आर एच निगेटिव पर्सन है, उसको हम लोग आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिए, तो वो आर एच पॉजिटिव वाला जो ब्लड आएगा उस एंटीजन के अगेंस्ट ये लोग क्या कर लेंगे? एंटीबॉडी बना लेंगे। क्या कर लेंगे? एंटीबॉडी बना लेंगे। तो इससे जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है। जो तुम्हारे हीमोलिटिक डिजीज होती है न्यूबॉर्न में, जब कोई आर एच निगेटिव मदर होती है, उसकी शादी जब कोई किसी आर एच पॉजिटिव के साथ होती है, तो उसका जो चिल्ड्रन होता है उसमें ये न्यूबॉर्न हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का हो जाती है। क्योंकि जो है आर एच पॉजिटिव वाला क्या करेगा? एंटीजन, अगर वो मदर के ब्लड से एक्सपोज हो गया तो मदर का ब्लड क्या करेगा? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो तब तक क्या होगा? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी। तो वो क्या कर देता है? फीटस जो है उसमें डेड हो जाता है, फीटस सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक। तो हम लोग डोनर का एंटीजन देखते हैं और एक्सेप्टर की एंटीबॉडी देखते हैं। सपोज करो कोई आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव से अगर आएगा तो दोनों क्या है? एंटीजन है, इनकी कोई एंटीबॉडी नहीं है, सिर्फ एंटीजन ही है ना। तो जब कंपेटेबल है सारे एंटीजन, यानी ये ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। पॉजिटिव का पॉजिटिव में हम लोग दे सकते हैं, निगेटिव अगर है तो निगेटिव को दे सकते हैं, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव को दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो अगर यहाँ जाएगा तो कोई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई आर एच पॉजिटिव है तो फर्स्ट टाइम तो दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंटीजन आने की वजह से क्या होगा? ये जो है एंटीबॉडीज बना लेंगी। आर एच निगेटिव वाला क्या करेगा? एंटीबॉडीज बना लेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आर एच पॉजिटिव आर एच एंटीजन आएगा तब क्या करेगा? ये उससे रिएक्शन करके कोगुलेशन कर लेगा और उसमें जो है क्लम्पिंग वगैरह हो जाएगी, डेथ हो सकती है, ठीक। यानी इसमें आइसो इम्यूनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ये आइसो इम्यूनाइज होते हैं। आर एच पॉजिटिव वाला आर एच निगेटिव को फर्स्ट टाइम दे सकता है, लेकिन सेकंड टाइम में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, ठीक। तो इससे क्या हुआ? तुम्हारा जो ओ निगेटिव बना, यानी जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, वही तो अच्छा डोनर बनेगा। ओ के पास वैसे ही कोई एंटीजन नहीं था, अगर ओ निगेटिव है तो आर एच वाला एंटीजन भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर हो गया। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होगा? ए बी पॉजिटिव वाला। कौन होगा? ए बी पॉजिटिव वाला, क्योंकि इसकी हम लोग एक्सेप्टर की क्या देखते हैं? एंटीबॉडी देखते हैं ना। तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ना आर एच वाली होंगी ना ए बी वाली होंगी। देखो ये एक टॉपिक है, एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसको एक और नाम से बुलाते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखो कोई अगर फीमेल है, उसकी शादी हुई है वो मान लो आर एच निगेटिव, उसकी शादी होगी किससे? आर एच पॉजिटिव वाले से, ठीक। तो जो उसका चिल्ड्रन बनेगा, जो उसका बच्चा बनेगा, वो क्या होगा? आर एच पॉजिटिव जो होगा, क्या होगा? वो आर एच पॉजिटिव होगा, ठीक। तो आर एच पॉजिटिव वाला जब उसमें होगा तो फर्स्ट टाइम तो
जब उसकी डिलीवरी होगी तो ब्लड, जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा ना, तो एक्सपोज होगा, तो मदर का ब्लड क्या करेगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बना देगा। ठीक, तो फर्स्ट एक्सपोजर में क्या होगा, एंटीबॉडीज बनी नहीं थी, एक्सपोजर होने से वो इम्यूनाइज हो गए और एंटीबॉडीज बना लिए। लेकिन जब सेकेंड टाइम जो है, सेकेंड प्रेगनेंसी जब होगी तब क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा ब्लड है ये मदर वाला ब्लड, इसमें क्या हो जाएंगी, आरएस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी रहेगी ना। तो जब भी फीटस यहाँ पे बनाएगा तो उसके कांटेक्ट में मदर का ब्लड आएगा, तब क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज क्या करेगी, उस एंटीजन को मार देंगी ना, उस एंटीजन को मार देंगे। तो फीटस क्या हो जाएगा, इससे डेथ हो जाएगी, फीटस की क्या हो जाएगी, फीटस की डेथ हो जाएगी। यानी फर्स्ट चाइल्ड तुम्हारा सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन सेकंड वाला क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक, हाँ, एंटी आरएच इंजेक्शन आता है, अगर फर्स्ट टाइम लगा दो तो एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो खत्म हो जाती है। ठीक, तो आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव में ये इनकम्पेटिबिलिटी आती है, तो इसको याद रखना है, एरिथ्रोब्लास्टेलिस फिटेलिस को। ठीक है, चलो अगला टॉपिक में पढ़ते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या पढ़ते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है इसमें जो है कई सारे फैक्टर होते हैं तुम्हारे, फैक्टर 1 2 3 4 ऐसे करके 14 फैक्टर होते हैं। ठीक, ये सारे फैक्टर नहीं याद रखने हैं, ये साइड तुमको नहीं याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ये प्रोसेस कैसे होता है इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड किसने दिया था, मैकफार्लेन ने कैस्केड थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी थी, कैस्केड थ्योरी। जब कभी भी कहीं पे इंजरी होती है टिश्यू की, कहीं पे अगर टिश्यू की इंजरी होती है तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स होता है। तो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारा ये फैक्टर 8 वाला होता है थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन, ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज में, किसके जरिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन के जरिए, किसके जरिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए। वहाँ पे क्या चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। क्या चाहिए, कैल्शियम क्या है तुम्हारा, फैक्टर 4 है। क्या है, फैक्टर 4। ये कैस्केड की तरह, कैस्केड मतलब एक झरने की तरह ये रिएक्शन चलती है पूरी। कहीं पे टिश्यू इंजरी हुई, वहाँ पे प्लेटलेट्स आए, वो डिसइंटीग्रेट हुए, उन्होंने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, उससे उसने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिनिजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रोथ्रोम्बिनेज में, यानी उसका एक और नाम है थ्रोम्बोकाइनेज में। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, अगली रिएक्शन को कन्वर्ट कराएगा। अगली रिएक्शन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। ये कौन कर रहा है तुम्हारा, थ्रोम्बोकाइनेज। यहाँ पे भी कैल्शियम आयन चाहिए। ठीक, आगे देखो, फिर ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, अगली रिएक्शन के लिए, अगली रिएक्शन को ये कन्वर्ट करेगा। अगली रिएक्शन में क्या होगा, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन क्या करेंगे, पूरा फाइब्रिन का नेटवर्क बना देंगे, उससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्लॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लॉट। यहाँ भी कैल्शियम आयन चाहिए। तो ये जो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा कहाँ बनता है, लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में। इसके लिए तुम्हारा एक विटामिन चाहिए, विटामिन के। क्या चाहिए, इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन के चाहिए। इसलिए विटामिन के की जब डिफिशियंसी होती है तो ये ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। तो ये कैस्केड प्रोसेस, ये इतना याद रखना। ठीक, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन ये मेजर स्टेप दिखाए गए हैं। एक तुम ये याद रखना है कि थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन को, यानी फैक्टर 8 को कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज में। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा इसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन होगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या करेंगे, एक नेटवर्क बना लेंगे फाइबर का, और उससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्लॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लॉट। चलो अब कुछ एंटीकोगुलेंट देखते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेशन को रोकते हैं। कोगुलेशन एक अच्छी चीज है ना, डिफेंस मैकेनिज्म है, ब्लड लॉस को बचाता है। अगर कहीं पे इंजरी हो जाए तो कोगुलेट अगर वो ना रोके तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी ना। तो कुछ एंटीकोगुलेंट भी होते हैं, जैसे तुम्हारा सिट्रेट और ऑक्सलेट। ये सब क्या करते हैं, जो कैल्शियम तुम्हारा ब्लड में होता है उसको जो है ट्रैप कर लेते हैं। जब कैल्शियम निकल जाएगा तो ये कैस्केड वाली रिएक्शन जो तुम्हारी है, क्योंकि बहुत जगह पे कैल्शियम की जरूरत है ना, तो ये रिएक्शन नहीं चल पाएगी, तो क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये क्या है, एंटीकोगुलेंट। ये क्या करते हैं, कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं। और कुछ ड्रग्स होती है तुम्हारी वारफेरिन,
ये भी क्या करता है तुम्हारा, एंटीकोगुलेंट है। और जो ये हिपेरिन होता है, हिपेरिन, ये भी तुम्हारा क्या है, एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन ये ब्लड में होता है कुछ अमाउंट में, तो ये क्या है तुम्हारा, एंटीकोगुलेंट। और ईडीटीए, ईडीटीए भी तुम्हारा एंटीकोगुलेंट है। ईडीटीए भी तुम्हारा क्या करता है, कैल्शियम को चिलेट कर देता है। तो ये सब क्या है तुम्हारे, एंटीकोगुलेंट है। इसमें से हिपेरिन ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये वारफेरिन ये ड्रग्स हैं, और ये भी तुम्हारे, ये सब लेबोरेटरी में यूज होते हैं, सिट्रेट और ऑक्सलेट। ये हिपेरिन याद रखना है, नेचुरल कोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट, और वारफेरिन तुम्हारी दवा है। आगे आते हैं हम लोग, लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लेते हैं ना। लिम्फ क्या होता है तुम्हारा, ये टिश्यू फ्लूइड है। क्या है, टिश्यू फ्लूइड। कैसा होता है ये, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस टिश्यू फ्लूइड। इसमें कोई भी आरबीसी नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी, इसमें क्या होती है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कोई भी आरबीसी नहीं होगी। और कैसा होगा ये, कलरलेस होगा। कैसा होगा ये, कलरलेस होगा। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी इस डायग्राम में, उसको दिखाया गया है। तो जो तुम्हारा ये सब आर्टरी तुम्हारा जो जितना भी वो लेके आता है, फिर उसका प्रेशर क्या होता है, उसमें थोड़ा जितना प्रेशर इधर से आता है उतना इधर से नहीं निकल पाता। तो कुछ चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ से छन के जो है टिश्यू फ्लूइड में आ जाती हैं, फिर उसको वापस ले जाके वीन में मिलाना होता है। क्या करना होता है, वापस ले जाके उसको वीन्स में मिलाना होता है। ये काम कौन करता है तुम्हारा, लिम्फ करते हैं। क्या करते हैं, लिम्फ वेसल जो होते हैं वो ये काम करते हैं, यानी टिश्यू फ्लूइड को वापस जो है, जो वीन वाला ब्लड है, वीनस ब्लड है, उसमें मिला देते हैं। तो इसमें इसके लिए तुम्हारे लिम्फ कैपिलरीज होंगी कुछ, और लिम्फ वेसल्स होंगी। ठीक, लिम्फ कैपिलरीज कैसी होती हैं, ब्लाइंड एंड होती है। ये बात याद रखना, कैसी होती है ये, ब्लाइंड एंड होती है, यानी इनका एंड क्या होता है, क्लोज होता है। यहाँ से टिश्यू फ्लूइड इसमें छन छन के इसमें भरता है, और वो जो है वापस वीन में डाल दिया जाता है। ये डायग्राम छोड़ो, इसको ज़्यादा इस पर फोकस मत करो। ये हम लोग पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है ये, लिम्फेटिक सिस्टम। ये सब भी शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारी जो थोरेसिक डक्ट होती है, ये क्या होते हैं, लिम्फ के चैनल होते हैं। राइट और लेफ्ट थोरेसिक डक्ट होते हैं। लेफ्ट वाली तुम्हारी लंबी होती है, मतलब बड़ी होती है, और राइट वाली तुम्हारी छोटी होती है। एक तुम्हारा लिम्फ नोड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर्ना काइल। क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना काइल। इसको हम सेकेंड हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्ट भी बोलते हैं इसको। एक लिम्फ नोड कैसा होता है ये देख लो। लिम्फ नोड में क्या होते हैं, एक तरफ से ब्लड आता है और दूसरी साइड से ब्लड जाता है। यहाँ पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, टिश्यू फ्लूइड होता है, उसमें बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो जो भी तुम्हारा मैक्रोफेज क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस वगैरह होना होता है, वो लिम्फ नोड में ही होता है। ठीक, ये भी नहीं पढ़ना है। तो हम लोग इतना एक बार जो है एनसीईआरटी से देख लेते हैं। ठीक, ब्लड वाली सारी चीजें हो गई हैं। स्टार्ट करें। You have learned that all living cells have provided the nutrient, oxygen and other essential substances. तो जितनी भी लिविंग सेल्स हैं सबको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है वो उनको चाहिए। ठीक है, और जो उनका वेस्ट है, आल्सो द वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड, और उसको क्या करना है, निकालना भी है, जो क्या है तुम्हारे हार्मफुल है। continuously for the healthy functioning of the tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substance to the cells and from the cells. इसके लिए तुम्हारा क्या चाहिए, इन सब का मूवमेंट क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। Different groups of animal have evolved different method for this transport. Simple organism like sponges and coelenterate. जो तुम्हारा स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट में होता है, ये कैसा होता है, वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेज। जो तुम्हारे ये स्पॉन्जेस होते हैं, इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी के चले वाटर के थ्रू ही क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो भी पहुंचाना होता है वो वहां तक सेल तक पहुंचा देते हैं।
मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर यूज स्पेशल फ्लूइड, जो आगे क्या होगा ऑर्गेनिज्म है कॉम्प्लेक्स वाले, तो वो क्या करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं इसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक। जैसे कि तुम्हारा क्या है, ब्लड, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक, इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड, एक और होता है बॉडी फ्लूइड तुम्हारा लिम्फ, also helps in the transport of certain substances. In this chapter you will learn about the composition and properties of the blood and lymph. इन दोनों के बारे में ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है, इनका सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। आगे देखो, अब आते हैं हम लोग ब्लड पे। ब्लड क्या है तुम्हारा, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, बताए थे ना। इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसका मैट्रिक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा में क्या 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 होता है ये देख लो। प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड, कैसा होता है ये, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है, इसकी विस्कस होता है थोड़ा सा, मतलब गाढ़ा सा, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55%, कितना होता है ये, 55%। आगे हो 90 to 92% क्या होता है तुम्हारा, प्लाज्मा में वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। प्रोटीन कितनी होती है, सिर्फ 6 से 8%, ठीक। कौन कौन सी प्रोटीन होंगी, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, ये क्या है, मेजर प्रोटीन है। क्या है ये, मेजर प्रोटीन है जो तुम्हारी ब्लड में होंगी। फाइब्रिनोजन किसके लिए चाहिए तुम्हारा, कोगुलेशन के लिए। किसके लिए चाहिए, क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। और ग्लोबुलिन्स का क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म। क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म। एल्बुमिन क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ सकता है। ये क्या करता है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करता है। ये सवाल ये बहुत बार पूछा गया, याद रखना इसको। प्लाज्मा आल्सो कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे तुम्हारे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे मिनरल्स भी होते हैं उसमें। और क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब जो है एनर्जी के लिए चाहिए ना। और प्रोटीन समथिंग, ये सारी चीजें क्या होंगे, ब्लड में होंगी ना, उसी में तो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा इनका। आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। जो फैक्टर चाहिए तुम्हें क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए, वो भी किसमें होते हैं, प्लाज्मा में ही होते हैं। लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसको क्या करना होता है, एक्टिव करना होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक। जो तुम्हारा प्लाज्मा है, अगर उसमें से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो जो बचेगा वो क्या है तुम्हारा, सीरम है। क्या है वो, सीरम। तो सीरम पूछेगा कोई तो बता लेना, ठीक। आगे देखो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या पढ़ते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें 3 चीजें हैं, ठीक, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सब क्या है तुम्हारे फॉर्म्ड एलिमेंट है। ये कितने होते हैं, लगभग 45%। कितने होते हैं, 45%। तो एरिथ्रोसाइट तुम्हारे क्या है, रेड ब्लड सेल। ये क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। इनका काउंट कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन। कितना होता है, एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। आरबीसीज आर फाउंड इन द रेड बोन मेरो। कहाँ बनते हैं ये, बोन मेरो के अंदर, ठीक है, रेड बोन मेरो। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ, यानी इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स। और शेप कैसा होता है इनका, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव मतलब ऊपर से भी कर्व होगा, नीचे से भी कर्व होगा। बाइकॉन्केव इस तरह से ऐसे होते हैं, ठीक। दे हैव रेड कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। कौन सा पिगमेंट होता है इसमें, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इसीलिए इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उसमें कितना होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, ठीक, इन पर 100 ml ऑफ ब्लड। दिस मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना। एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है इसका, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड, उसके बाद ये लोग डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और स्प्लीन में भेज दिए जाते हैं, ठीक। डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन में जाते हैं, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान है वो स्प्लीन। आगे ल्यूकोसाइड क्या है तुम्हारा, ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी, उसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। दे आर कलरलेस। कैसे होते हैं ये, कलरलेस होते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लिएटेड होते हैं ये।
रिलेटिवली लेसर इन नंबर, लगभग 6000 से 8000 ही होते हैं ये, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइड आर जनरली शॉर्ट लिव, ये कैसे होते हैं, इनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, शॉर्ट लिव्ड। वी हैव टू मेन कैटेगरी, इसमें क्या है, दो मेन कैटेगरी है, एक ग्रेनुलोसाइड है और एक एग्रेनुलोसाइड है। तो तुम्हारा ग्रेनुलोसाइड है उसमें कौन कौन से आएंगे, न्यूट्रोफिल आएगा, इओसिनोफिल आएगा और बेसोफिल आएगा। ग्रेनुलोसाइड में क्या क्या आएगा तुम्हारा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट है, लगभग 60 से 65% यही था, ठीक। डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% अगर देखा जाए तो क्या है, तो न्यूट्रोफिल है, क्या है, न्यूट्रोफिल है, ठीक। द टोटल डब्ल्यूबीसी एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, जितने भी डब्ल्यूबीसी है उसमें बेसोफिल क्या है, सबसे कम है, 1% से भी कम है ये, 0.5 से 1%। अब न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये दोनों जो है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये क्या करते हैं तुम्हारे, फेगोसाइटोसिस करते हैं, क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। और मोनोसाइट का परसेंट कितना भी है, 7 से 8%, 6 से 8%। फेगोसाइटिस मतलब डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। आगे दो, बेसोफिल सिक्रेट क्या सिक्रेट करते हैं, ये सब्सटेंस हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये कौन सिक्रेट करता है, बेसोफिल। एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जितने भी इन्फ्लामेशन वाले रिएक्शन होंगे उनमें तुम्हारा बेसोफिल का नंबर बढ़ जाएगा और ये सारे सब्सटेंस वो सिक्रेट करेंगे, ठीक। इओसिनोफिल कितना होता है तुम्हारा, 2 से 3%, कितना होता है, 2 से 3%। ये क्या करते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एलर्जिक रिएक्शन जो होती है उसमें इनका काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक। आगे दो, लिम्फोसाइट कितना है तुम्हारा, 20 से 25%, लिम्फोसाइट कितना है, 20 से 25%, ठीक है। दो टाइप के हैं ये, बी और टी फॉर्म, दो फॉर्म होती है इसकी, बी और टी। ये किसमें इन्वॉल्व है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स, किसके लिए, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। इम्यूनिटी वाला चैप्टर है जो 12th में, उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अगला क्या हमारा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या होते हैं ये, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या होते हैं, एक्चुअल क्या होते हैं, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये कोई सेल नहीं होती है, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो किससे बनते हैं तुम्हारे, मेगा कैरियोसाइट से। किससे बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट, ये भी बोन मेरो में ही बनता है, ठीक। इनका नंबर कितना होता है तुम्हारा, 1.5 से 3.5 लैक्स, ठीक है। 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स कैन रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन। ये जो प्लेटलेट्स से क्या होता है तुम्हारा, कोएगुलेशन वाले सब्सटेंस ये रिलीज करता है सारे, ठीक। यानी ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है प्लेटलेट्स तुम्हारा। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, है इनका नंबर कम हो जाता है तो क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिससे क्या होता है तुम्हारा, ब्लड का लॉस हो जाता है एक्सेसिव। आगे ब्लड ग्रुप की बात की गई, इसको हम लोग समझ चुके हैं ना। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, दो इट अपीयर टू बी सिमिलर। देखने में तो सबका खून लाल ही होता है, लेकिन जो है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुप। हम लोग जो पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ेंगे, एबीओ और आरएच वाला, यही पूरी दुनिया में ज्यादातर फॉलो होता है। एबीओ ग्रुपिंग क्या है तुम्हारा, इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ए और बी, केमिकल लेस इंड्यूस इम्यून रिस्पांस। वही शुगर जो तुम्हारा था ब्लड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर था, उसी की बात कर रहे हैं। नेमली तुम्हारा क्या होते हैं, ए और बी टाइप के एंटीजन होते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडी। अब इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं वो भी होती हैं, तो वो कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं ना, जो एंटीजन के रेस्पॉन्स में बनती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज इन द 4 groups of blood AB, AB और O are given in table. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient. ये हम लोग मैचिंग कराते हैं ना डोनर और रेसिपिएंट की, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डोनर्स कंपेटिबिलिटी इज शोन इन द फिगर। ये कंपेटिबिलिटी दिखाएगी, मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये चीज दिखाएगी। तो ए वाला तुमको किसको दे सकता है, ए और ओ को, ठीक है। बी वाला किसको दे लेगा, बी और ओ को, ठीक। ए बी किसको दे सकता है, ए बी, ए और ए बी ओ, ठीक है।
ये इनसे ब्लड ले सकता है। और ओ वाला क्या करता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता ना इसपे, तो ये क्या करते हैं ये, और डोनर्स ग्रुप कौन सा होगा इसका, ओ होगा, ठीक। ये ओ से ही लेंगे। अगर कोई ए ग्रुप वाला है तो ए और ओ दोनों से ले सकता है, ठीक। कोई बी ग्रुप वाला है तो बी और ओ दोनों से ले लेगा। ए बी वाला है तो सबसे ले सकता है, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। और ओ वाला क्या है, सिर्फ सिर्फ ओ से ही लेगा। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can donated to person with the any other blood group, and सब में देखो O आ रहा है ना, कोई सा भी ग्रुप हो सबको O वाला दे सकता है, ठीक। Hence O group is the called the universal donor। O को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। पर्सन विद ए बी ग्रुप, जो जिसका ग्रुप ए बी होता है वो क्या करता है, सबसे एक्सेप्ट कर लेता है। देखो ए बी वाला क्या कर रहा है, चारों से एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। यहाँ पे आरएच की बात की गई है, ठीक है। Another antigen, the RH antigen similar to one present in the rhesus monkey, ये वही उसी तरह जैसे rhesus monkey में होता है। Hence RH वहीं से नाम लिया गया RH। Is also observed in the surface of RBC, ये भी कहाँ होता है, RBC की सरफेस पे होती है। नियरली 80% पीपल में होता है ये, 80% लोगों में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिनमें ये होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, RH पॉजिटिव। और जिनमें ये एब्सेंट होगा एंटीजन उसको क्या बोलेंगे, RH निगेटिव। एन RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव, अगर RH निगेटिव वाले को RH पॉजिटिव ब्लड दिया गया तो क्या करता है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच, इसीलिए RH की मैचिंग भी जरूरी है। सिर्फ ए बी और ओ को मैच करने से नहीं होगा, RH वाला भी मैचिंग जरूरी है। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH incompatibility यानी mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। इनके बीच में RH incompatibility का बहुत सारा देखा गया। उससे क्या होती है, फीटस की डेथ हो जाए। पहला वाला चाइल्ड तो नॉर्मल रहता था, लेकिन सेकंड वाला डेथ कर जाता था। RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy। पहली प्रेगनेंसी में तो एक्सपोज नहीं होते हैं। The two bloods are well separated by the placenta। However, during the delivery, ऐसा पॉसिबल है ना कि डिलीवरी के टाइम में क्या हो, जो इसका ब्लड है चाइल्ड का वो थोड़ा बहुत मदर से मिक्स हो जाए। और द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। मतलब फीटस का थोड़ा सा ब्लड अगर मदर के ब्लड में चला गया तो क्या करेगा, मदर का ब्लड उसका एंटीबॉडी बना लेगा। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब जो अगली प्रेगनेंसी होगी, द RH एंटीबॉडीज जो होंगे फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। ये एंटीबॉडीज बहुत छोटी होती है ना, तो प्लेसेंटा से लीक करके वो फीटस के अंदर आ जाएंगी। जो एंटीबॉडीज अंदर आ जाएंगी तो क्या होगा, उस RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो फीटस क्या होगा, मर जाएगा, ठीक। RH पॉजिटिव डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। जब RBC खत्म हो जाएंगी तो फीटस डेथ कर जाएगा, ठीक। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया। या तो मर जाएंगे या फिर क्या होगा, RBC काउंट बहुत कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा उसको, या और जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। को एक और नाम दिया गया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रिंग। इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कैसे, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुई थी तो उसके टाइम पे हम लोग anti-RH एंटीबॉडीज दे देंगे, तो एंटीबॉडीज जो बनी होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी टू द मदर इमीडिएटली। ये बात याद रखना, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। यानी फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी जब हुई उसी के दौरान हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंटीजन दे देंगे anti-RH एंटीबॉडीज। उससे क्या होगा, जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed। यानी ब्लीडिंग कंटिन्यू नहीं होती ना, स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम, कुछ टाइम के बाद क्या होती है, वो रुक जाती है। डू यू नो व्हाई ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन। ब्लड में क्या होता है, कोगुलेशन या क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी होती है ना, इन रिस्पॉन्स टू इंजरी या ट्रॉमा। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इससे क्या होता है, तुम्हारा एक्सेसिव लॉस को रोका जाता है। You would have observed a dark reddish brown scum form at the site of cut। जहाँ पे कट लगता है वहाँ पे कहाँ डार्क सा लाल लाल सा वो बन जाता है ना, रेडिश ब्राउन स्कम।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज ए क्लॉड, ये क्या है तुम्हारा क्लॉड या कोगलम है, फॉर्म मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स, किससे बनते हैं फाइब्रिन से, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, उसमें क्या होता है नेटवर्क बना लेते हैं पूरा, तो उसमें सेल्स क्या हो जाती है ट्रैप हो जाती है, जिससे क्या होता है ब्लड लीक नहीं होता है। अब देखो फाइब्रिन्स आर फॉर्म, फाइब्रिन्स कैसे बनते हैं ये उल्टा रिएक्शन चल रही है जो हम लोग बताए थे कैस्केड वाला, यहाँ एनसीईआरटी में उसको उल्टा लिखा है। फाइब्रिन कैसे बना, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, कौन से एंजाइम से थ्रोम्बिन एंजाइम से, और थ्रोम्बिन को किसने बनाया था, फाउंड फ्रॉम द इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड द प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन किससे बना था प्रोथ्रोम्बिन से, और थ्रोम्बिन ने क्या किया फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये प्रोथ्रोम्बिन कैसे बना था थ्रोम्बोकाइनेज से, कैसे बना था थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, किसके लिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज, कौन सा चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, ये कैसा होता है एक लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, क्या बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव, सारे फैक्टर क्या होते हैं इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। जब भी कभी इंजरी होगी एन इंजरी या ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स टू प्लेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेंगे, वो कुछ फैक्टर निकालेंगे, फिर वो क्या करेंगे बाकी फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, यानी पूरी कोगुलेशन की मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर देंगे प्लेटलेट से। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो इनिशिएट कोगुलेशन, कैल्शियम आयन ये फैक्टर 4 प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग, ठीक। ये लिम्फ के बारे में पढ़ लेते हैं, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ क्या है तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड है। देखो एज द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी, जब ब्लड कैपिलरी से पास होता है इन टिश्यू सम वाटर अलोंग विद द मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, वाटर और कुछ वाटर और उसमें जो सब्सटेंस होते हैं सॉल्युबल वो क्या होते हैं कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, मूव आउट इनटू स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। देखो वाटर और वाटर सॉल्युबल कुछ चीजें बाहर आ जाती है, लेकिन जो लार्ज प्रोटीन है और जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं ब्लड के अंदर वो बाहर नहीं आ पाती हैं। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा होता है बिल्कुल उसी तरह होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा टेक प्लेस थ्रू, जो भी गैस या गैस का एक्सचेंज होगा वो इसी फ्लूइड के जरिए होगा, ठीक। तो ये ब्लड एंड सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा, और कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी गैस को पास होना है तो टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज होकर ही जाएगी। ऑलवेज अगर थ्रू दिस फ्लूइड, जितने भी चेंज हमारे होंगे गैस या न्यूट्रिएंट का पास है वो कहाँ से जाएगा टिश्यू फ्लूइड से होगा। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड, वो क्या करते हैं ये टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और उसको कहाँ ड्रेन करते हैं ड्रेन बैक टू द मेजर वेन्स, बड़ी बड़ी वेन्स है उसमें वापस लाके डाल देते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ, जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड है उसको क्या नाम दे दिया गया लिम्फ, क्या नाम दिया लिम्फ। लिम्फ कैसा है तुम्हारा कलरलेस फ्लूइड है, कैसा है कलरलेस, ठीक है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, जो बी और टी सेल थी तुम्हारी वो स्पेशलाइज होकर यहाँ आ जाती है लिम्फ में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, देखो ये डिफेंस में तो काम करता ही है तुम्हारा लिम्फ, क्योंकि इसमें कौन सी सेल हैं लिम्फोसाइट हैं बी और टी, इम्यून वाली सेल जो है तुम्हारी। उसके अलावा तुम्हारा इसमें जो है न्यूट्रिएंट का भी कैरियर है और हार्मोन्स का भी। फैट और इसका फैट का अब्जॉर्बन भी तुम्हारा लिम्फ के जरिए ही होता है, जो काइलोमाइक्रॉन वगैरह बन के जो है लिम्फ में आते हैं फिर लिम्फ से ब्लड में जाते हैं ना। जो लेक्टियल डाइजेशन अब हट गया है ना उसमें एक लेक्टियल होती है, उससे क्या होता है फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो क्या है तुम्हारे लिम्फ की वेसल है ना, वो लिम्फेटिक वेसल होती है वो। तो फैट का अब्जॉर्प्शन तुम्हारा
इसी में होता है, ये लिखा तो है लेक्टियल्स। ये क्या है तुम्हारी लिम्फ के कैपिलरीज है, ठीक। क्या है ये? लिम्फ कैपिलरीज है। लिम्फ कैपिलरी इन द प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल न्यूक्लाई, तो वहाँ से ये फैट का अब्जॉर्प्शन कराते हैं। क्योंकि फैट तुम्हारा क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है ना वो, इसलिए उसके लिए एक अलग से ट्रांसपोर्टर लिम्फ होता है, वो उसको ऑब्जर्व करके ले जाता है। अब हम लोग सर्कुलेटरी पाथवेज पे आएंगे। ठीक है, डन करो।